न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। देखिए, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने और कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानमंडल तथा कार्यपालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ साथ एक फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना भी बहुत आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका राज्य के 3 आधारभूत स्तंभों में से एक है। आज भारतीय संविधान के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका में निहित है और संसद द्वारा किए गए संशोधनों की समीक्षा का दायित्व भी स्वयं पर लेकर भारतीय न्यायपालिका ने स्वयं को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। यह भारत की संघीय प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथकीकरण की रक्षा करती है। संविधान द्वारा वैधानिक और प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की शक्ति ने आज भारतीय न्यायपालिका को और भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त बना दिया है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी भी भारतीय न्यायपालिका को सौंपकर इसे एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्रदान की गई है। सामाजिक महत्व के विषय हों या कानून और तथ्यों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर भारतीय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श भी देता है। संवैधानिक कानूनों में समय के साथ आए परिवर्तनों के फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक बदलाव का भी न्यायपालिका प्रतिनिधित्व करती है। पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर 1980 के पश्चात, लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनमें विस्तार करके न्यायपालिका ने गरिमापूर्ण एक डिग्निफाइड लाइफ का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय की संरचना और संगठन की बात की जाए तो देखिए, देश की न्यायिक व्यवस्था अपनी सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है और भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के बावजूद केंद्र और राज्यों के कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की भारत में स्थापना की गई है। एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना भारत में की गई है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है, जो एक या एक से अधिक राज्यों के साथ ही यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की भी न्यायिक व्यवस्था देखते हैं और इनके अधीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आ जाते हैं। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जस्टिस की व्यवस्था की गई थी, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को लेके, इसके क्षेत्राधिकार को लेके, न्यायाधीशों की सैलरी और सर्विस कंडीशंस को लेकर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद को दिया गया है। और संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित करके न्यायाधीशों की संख्या पहले 10 कर दी थी और इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2008 में एक कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 कर दी गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। अभी हाल ही में, पिछले वर्ष की बात है, शायद जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 43 लाख से अधिक पेंडिंग मैटर्स को निपटारे के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 3 चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें प्रधानमंत्री से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो आज राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, उस वक्त जब ये मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, जो अभी 31 है। और उन्होंने बताया था कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मसलन 26 केस पिछले 25 सालों से पेंडिंग है, 100 केस पिछले 20 सालों से,
593 केसेस पिछले 15 सालों से और 4977 केसेस पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ा के 37 करने की मांग की थी। इसके पश्चात यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के हाई कोर्ट्स के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति जरूरी समझे, परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। वैसे देखिए, संविधान के लागू होने के पश्चात से अधिकतर यही परिपाटी यानी परंपरा चली आ रही है कि सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता रहा है, परंतु कई बार इस परंपरा का उल्लंघन भी देखा गया है भारतीय राजनीति में। मसलन सर्वप्रथम न्यायमूर्ति इनाम को छोड़कर उनके स्थान पर न्यायमूर्ति पीवी गजेंद्र गढ़कर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्ष 1973 में इस प्रथा का उल्लंघन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जिनमें न्यायमूर्ति जेएस शेलेट, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर की सीनियरिटी को बाईपास करते हुए न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी घटना के पश्चात तीनों सीनियर जजेस ने इसके विरोध में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और इसके पश्चात 1977 में न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए उनसे जूनियर जज मिर्जा हामिदुल्लाह बेग को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया, जिसके पश्चात जस्टिस खन्ना ने भी अपमान स्वरूप उस पद से त्यागपत्र दे दिया था। देखिए, सीनियरिटी का वायलेशन करते वक्त सरकार द्वारा कई बार दलील दी गई कि वर्ष 1958 और 1972 में विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रशासनिक क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और अन्य योग्यताओं को, अदर क्वालिफिकेशंस को भी ध्यान में रखा जाए। परंतु वास्तव में प्रतीत ऐसा होता है कि सीनियरिटी के नियम की अवहेलना न्यायाधीशों की प्रशासनिक क्षमता और योग्यता के कारण नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए डिसीजंस के कारण की गई थी। इसलिए परंपरागत विधिवेताओं ने सरकार के इस पक्षपाती कदम को उच्चतम न्यायालय को डिस्करेज करने की पॉलिसी कहकर क्रिटिसाइज किया। साल 1993 में एडवोकेट बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के उपरांत ऐसा लगता है कि कार्यपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वविवेक के अधिकार को सीमित कर वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रथा का पालन कर रही है। अभी वर्ष 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तथा जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बने कॉलेजियम सिस्टम को एक नए बॉडी के साथ, एक नए निकाय के साथ, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया था। परंतु वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कहा कि पुरानी कॉलेजियम सिस्टम ही बेहतर है, उसे ही चालू रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस 2015 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय का यह विचार था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसके पश्चात यदि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कार्यकाल की बात करें, उनके टेन्योर की बात करें, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सर्विस पीरियड 65 वर्ष की आयु तक होता है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल प्रमाणित कदाचार, मिसबिहेवियर और अक्षमता के आधार पर इंपीचमेंट की पॉलिसी के थ्रू, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।
और वह भी तब जब एक ही सत्र में, यानी संसद के एक ही सत्र में संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित करते। अतीत में जाकर के यदि हम देखें तो महाभियोग का पहला उदाहरण हमें न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध दिखाई देता है, परंतु लोकसभा में सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण 1993 में यह इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन गिर गया। एक अन्य मामले में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, परंतु इससे पहले ही जुलाई 2011 को इन्होंने अपना त्यागपत्र माननीय राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। इसके पश्चात ठीक इसी वर्ष 2011 में न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध भी राज्यसभा में आवश्यक बहुमत के साथ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही एक अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए इन्होंने भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने साल 2019 में प्रधानमंत्री को लिखे तीसरे खत में संविधान के अनुच्छेद 128 और 224A के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के कार्यकाल की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने की मांग की थी। और ऐसी मांग के पीछे उन्होंने कहा कि वर्षों से बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित हैं, इसलिए बेहतर होगा कि 31 न्यायाधीशों के स्थान पर इनकी संख्या 37 कर दी जाए। मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल और इनके महाभियोग की प्रक्रिया के उपरांत यदि उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात करें तो देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली में संविधान ने राज्य स्तर पर सबसे ऊपर हाईकोर्ट की व्यवस्था की है। संविधान की धारा 125 का कहना है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए व इनके साथ किसी यूनियन टेरिटरी के लिए एक सामूहिक हाईकोर्ट की स्थापना का अधिकार भी संसद को दिया जा सकता है। संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना भी कर सकती है, जैसा कि हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जहां तक नियुक्ति की बात है तो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य के मुख्य न्यायाधीशों तथा राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट के संबंध में एक पॉलिसी डिसीजन यह लिया गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अपने राज्य से अलग राज्य में नियुक्त किया जाए, क्योंकि सितंबर 1992 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि एक नीति के तहत किसी भी राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का 1/3 राज्य के बाहर का होना चाहिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की स्थिति ने भी कई विवादों को जन्म दिया और स्थानांतरण की नीति के संबंध में यह पक्ष दिया जाता है कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले बहुत से वकीलों में न्यायाधीशों के रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने के कारण एक निष्पक्ष न्याय की संभावना आज कम हो चुकी है। परंतु इस नीति का विरोध करने वालों की अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि कई बार स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने की शक्ति का दुरुपयोग भी किया जाता है और न्यायाधीश किसी शक्तिशाली गुट का शिकार भी हो सकता। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की बात है कि किस प्रकार भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का, इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई है, तो हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के एक निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। न्यायपालिका विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र और न्यायसंगत समाज बनाए रखने में अपना सहयोग देती है और सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी को भी बैलेंस रखती है। भारतीय संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया गया है। मसलन संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ
डिस्कशन और परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विशेष अधिकारों, वेतन और भत्तों में उनके अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 368 के एग्जीक्यूशन की स्थिति को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की सैलरी में, इमोल्यूमेंट्स में और डिफरेंट फैसिलिटीज में कोई कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि में से दिया जाता है और संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। यदि अगले बिंदु पे मैं जाऊं तो उच्चतम न्यायालय का अपने पूरे कर्मचारी वर्ग पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। न्यायालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस के द्वारा की जाती है और इनकी सेवा शर्तें भी न्यायालय स्वयं निर्धारित करता है। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को 65 वर्ष तक की आयु तक और हाईकोर्ट के जजेस 62 वर्ष तक की आयु पर अपने पद पर आसीन रहते हैं। केवल मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी की कंडीशन में संविधान द्वारा एक कठोर निर्धारित प्रक्रिया अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इसके पश्चात संविधान के आर्टिकल 146(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी प्रशासनिक और समस्त वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे भी जिक्र किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजंस और किए गए काम यानी उच्चतम न्यायालय के निर्णय और कार्य आलोचना से परे होते हैं। दे आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। संसद न्यायाधीशों के किन्हीं ऐसे कार्यों पर जो कर्तव्य पालन के लिए किए गए हैं उन पर संसद में कोई विचार विमर्श नहीं कर सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यप्रणाली के रेगुलेशन हेतु नियम बनाने का अधिकार है, परंतु यह नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होने चाहिए। इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन यानी सहमति आवश्यक है। इसके पश्चात यदि भारतीय संविधान में कई बार अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय और अधिकारी के समक्ष वकालत करने की आज्ञा नहीं देता, परंतु संविधान में विशेष प्रकार के कार्यों के संपादन के लिए यदि कोई कमेटी गठित की जाती है या कोई पद नया गढ़ा जाता है तो उसकी नियुक्ति की अनुमति पर इनको या इनकी नियुक्ति को सहमति दी जा सकती है। जैसे कि आप देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बनाया जाता है ज्यादातर, और इन उपरोक्त सभी प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी अगस्त 2009 में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है और इससे पूर्व 1997 में एक प्रभावी प्रस्ताव के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपनी संपत्ति का ब्यौरा डिटेल मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और अभी हाल ही में समाचार पत्रों में और न्यूज में यह चर्चा का विषय रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जानी चाहिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा अनेक प्रावधानों के माध्यम से और स्वयं न्यायपालिका द्वारा भी अपने अधिकारों और अपने अस्तित्व को सुरक्षित किया जाता रहा है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता पर चर्चा के उपरांत एक महत्वपूर्ण भाग कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा एग्जाम के लिए। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे ब्रॉड क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। इसे अपील करने के लिए, विशेष इजाजत देने के लिए एक अपीलिएट, एडवाइजरी
और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्षेत्र भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तियां भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है जिसके क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 से 142 के बीच, आर्टिकल 131 टू आर्टिकल 142 के बीच किया गया है, जिसका संक्षेप में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, जहां तक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है और प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। यदि मैं प्राथमिक क्षेत्राधिकार की बात करूं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिस पर सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार किसी भी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं होता। जैसे भारतीय संघ में एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, भारतीय संघ या किसी एक राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, या कुछ राज्यों के बीच में आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाए, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो इनके बीच कानूनी झगड़ों के निपटारे का प्राथमिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आपको याद होगा, पिछले कुछ समय पहले कई बार राज्यों के बीच में नदी जल के बंटवारे को लेकर के बहुत सारे कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट्स को लेकर के अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बीच में कुछ कानूनी अड़चनें पैदा हो गई थी। उसका निवारण भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। और मूल अधिकारों के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय केवल उसी विवाद की सुनवाई करता है जिसमें तथ्य यानी फैक्ट और विधि यानी लॉ का कोई क्वेश्चन हो। मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कई अपीलिएट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस हैं और इन अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट कुछ लेखों के माध्यम से, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण यानी हैबियस कॉर्पस, मंदामस, क्यो वारंटो, सर्टियोरी, ऐसे डिफरेंट रिट्स इश्यूज कर सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद 32 को, यानी जो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है, इसी को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था। यदि मैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करूं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 132 में किया गया है, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 132। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन रखता है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 132 के तहत भारत के सभी हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल मैटर्स को, जिनमें कानून या सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न निहित हो, हाई कोर्ट के निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने स्वविवेक से, अपने विजडम से किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है। परंतु याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेस के बनाए हुए कानून यानी इंडियन मिलिट्री एक्ट के तहत बनाए गए बहुत से कानून हैं, इनके विषय में सुप्रीम कोर्ट को कोई सुनवाई का हक नहीं है। यदि सेना का कोई भी अधिकारी सैनिक नियमों का उल्लंघन करता है, सेवा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट मार्शल के थ्रू जो उसे सजा दी जा सकती है या दी जाती है, उस सजा के खिलाफ ना तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। और इस प्रकार सशस्त्र सैनिक बलों से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। इसके पश्चात यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया जो सार्वजनिक महत्व का, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए
बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है। अब तक राष्ट्रपति ने बहुत से मामलों में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी है, जैसे सन 1951 में दिल्ली लॉ एक्ट के मामले में मांगा गया, 1952 में समुद्र कस्टम एक्ट को लेकर के मांगा गया, 1956 में बेरूबारी मामले में मांगा गया, 1958 में केरल शिक्षा विधेयक को लेकर के मांगा गया, 65 में केशव सिंह के मामले में, 74 में राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में, 78 में स्पेशल कोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में और इसी प्रकार 1991 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के मामले में और 93 में राम जन्मभूमि के मामले में भी मांगा गया। 1998 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी मांगा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा बहुत सारे विधि से संबंधित प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बार एडवाइस मांगी गई। अब तक राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह दी है। केवल 1994 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में न्यायाधीश वेंकटाचलैया की अध्यक्षता वाली 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार। इस प्रकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्रीय क्षेत्राधिकार के उपरांत एक और हमें अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रावधान भी देखने को मिलता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्थान भी प्रदान करता है, एक अभिलेख न्यायालय का स्थान भी प्रदान करता है, जिसके दो मतलब है। पहला, न्यायालय के रिकॉर्ड हर जगह एविडेंस के रूप में माने जाएंगे और इनकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यदि कोई मेजर डिसीजन देता है तो उन डिसीजंस को आने वाले केसेस में एक एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए, अपने डेफेमेशन के लिए भी दंड देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार इतना व्यापक है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को मुख्यतः 3 प्रकार के महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों को संपन्न करना होता है। पहला, यह मौलिक अधिकारों को रक्षा और गारंटी प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा, यह संघात्मक संतुलन, फेडरल बैलेंस यानी सेंटर और स्टेट के बीच में एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा, यह कार्यकारी अधिकारियों को नियंत्रित और विधि के शासन को लागू करने का कार्य भी करता है। आज भारतीय न्यायिक व्यवस्था न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म और संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स के कारण सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण न्यायालय बन चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं विशेषकर न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पे डिस्कशन करना चाहूंगा। और भारतीय न्यायपालिका के चैप्टर में केवल आप लोग इंट्रोडक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति के उपरांत सुप्रीम कोर्ट की जो 3 क्षेत्राधिकारों की बात अभी हमने की है, प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री और इसके अतिरिक्त कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनके अध्ययन के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वाधीनता को बनाए रखने के प्रावधान है, उनको पढ़ने के साथ ही न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता को एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाइएगा। विशेषकर प्रश्न आपका जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। थैंक यू।